Hello, good morning all of you. Let's continue D and F block. Or in previous class we discussed some important compound of manganese और उसमें भी हमने मैग्नीज का जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड था पोटेशियम परमैंगनेट वो डिस्कस किया. इन लास्ट क्लास वी डिस्कस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम देयर और पायरिलुसाइट. तो लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसे उसका जो और होता है पायरिलुसाइट उसे हम किस तरीके से बनाते हैं. इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे KMnO4 की केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4. KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है. इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और वो जो प्रॉपर्टी है दैट इज हीटिंग इफेक्ट. दैट इज हीटिंग इफेक्ट. अगर KMnO4 जो है उस KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट को हीट किया जाए तो क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज हीटिंग इफेक्ट. देखिएगा कहते हैं कि अगर आपके पास में पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4 और अगर आप इसे हीट कर देते हैं, कितना हीट करना है, अप्रॉक्स हम इसे 513 केल्विन टेम्परेचर पर हीट कर दें तो ये जो KMnO4 होता है इस KMnO4 का डिकम्पोजिशन हो जाता है और डिकम्पोजिशन हो करके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है. देखिएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो मैं एक और क्या लिख दूं, KMnO4 लिखूं. अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से दोनों के दोनों जो K हैं वो किसके साथ जुड़ जाएंगे, MnO4 के साथ में, जिससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे यहाँ पर बन जाएगा K2MnO4. What is the name of K2MnO4? That is potassium magnate. That is potassium magnate. तो K2MnO4 ये K भी इसके साथ चला गया, K2MnO4 बना. अब इसका क्या होगा तो देखिएगा ये जो है दैट इज MnO4. ये जो MnO4 है ये डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होकर के बना देगा MnO2 और इससे O2 गैस हो जाएगी रिलीज. तो देखिएगा ये जो आपका KMnO4 था ये किस में कन्वर्ट हो गया, K2MnO4 और MnO2 के अंदर कन्वर्ट हो गया. ठीक है. प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने सीखा कि ये जो K2MnO4 था इसको हम इसमें कन्वर्ट करते थे. किसके द्वारा करते थे, बाई ऑक्सीडेशन के द्वारा कन्वर्ट करते थे. दैट्स राइट, बाई ऑक्सीडेशन के द्वारा. और जब हम इसको हीट कर देते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है. तो आपको इनका इंटर कन्वर्जन भी याद होना चाहिए. ये हो गया है हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट होने के बाद में सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टी है तो इसकी बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी. तो आपको क्या करना है, KMnO4 जो है वो कितने हो जाएंगे, 2. ये लो, दैट इज बैलेंस इक्वेशन. अब सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर. ऑक्सीडाइजिंग नेचर. और ये जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका KMnO4 का. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी रिएक्शन में हमें ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. और उन सारी की सारी रिएक्शंस में जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेना पड़ेगा. और 99% रिएक्शन में हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम में लेना है, KMnO4 काम में लेना है, पोटेशियम परमैंगनेट काम में लेना है. तो KMnO4 जो होता है बेटा ये KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या इसका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है ये भी अलग अलग होता है. जब ये
न्यूट्रल मीडिया में होता है तो अलग तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब ये अल्कलाइन मीडिया में होता है तो अलग तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जब यही एसिडिक मीडियम में होता है तो अलग तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अलग तरीके की रिएक्शंस होती हैं। तो बारी बारी से हमें देखना है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रल मीडिया, देन अल्कलाइन मीडिया एंड देन एसिडिक मीडिया। सबसे पहला है इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखिएगा, KMnO4 जो होता है, ये KMnO4 न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर एक हम कह सकते हैं मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता है, मिल्ड कह सकते हैं, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, जब आप KMnO4 लेते हैं और इस KMnO4 को नॉर्मली वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, तो न्यूट्रल मीडिया होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, वाटर में डिजोल्व कर दीजिए तो KMnO4 जो है, ये KMnO4 क्या बन जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। किस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, क्या करता है, तो देखिएगा जब आप इसे वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो देखिएगा होगा क्या, ये दो KMnO4 रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कर लेंगे, किसके साथ रिएक्ट कर लेंगे, दोनों के दोनों, ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे वाटर के साथ में, और वाटर के साथ रिएक्ट करके बनेगा क्या, देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ का जो K ये इस OH के साथ क्या बना देगा, KOH, ये इस OH के साथ क्या बना देगा, KOH प्लस में। ये K क्या करेगा, ये जो K है ये H और यहाँ से एक ऑक्सीजन लेकर इनके साथ भी क्या बना देगा, KOH। तो इस तरीके से दोनों पोटेशियम दो OH बना करके चले गए। यहाँ ऑक्सीजन कितनी थी, 4 और 4 8 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन चली गई है यहाँ पर। अब क्या होगा, अब होगा ये कि यहाँ का ये जो Mn है, ये Mn कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में, और ये जो Mn है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में। तो इस तरीके से दो MnO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। बच क्या गया, दोनों के दोनों पोटेशियम बैलेंस्ड हो गए हैं, Mn दोनों के दोनों बैलेंस्ड हो गए हैं। ऑक्सीजन चेक करें, ऑक्सीजन 4 और 4 8 में से एक ऑक्सीजन यहाँ OH के साथ KOH बना के चलेगी, तो ऑक्सीजन यहाँ कुल मिलाकर के 7 ऑक्सीजन में से 2 यहाँ 4 ऑक्सीजन आ गई है। तो फिर कितनी ऑक्सीजन बच गई है, 3 ऑक्सीजन बच गई है। 3 ऑक्सीजन बच गई है, तो बेटा यहाँ से 3 बन जाती है नेसेंट ऑक्सीजन, दैट इज नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर बनी है, इसी ऑक्सीजन के कारण से ये किसकी तरह बिहेव करता है, इट बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ड्यू टू रिलीजिंग ऑफ दीज नेसेंट ऑक्सीजन KMnO4 बिहेव लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस ऑक्सीजन के कारण से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये जो 3 नेसेंट ऑक्सीजन आ गई है ना, यही जाकर के दूसरों को क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है। अब कंपटीशन में जो सवाल पूछा जाता है, वो सवाल पूछा जाता है कि ये जो KMnO4 है, इस KMnO4 का आप इक्विवेलेंट वेट बता दीजिए। KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट बता दीजिएगा। देखिएगा मॉलिक्यूलर मास वो तो अलग होता है, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए तो हम इन सब के एटॉमिक मास का सम कर देते हैं, तो आपके पास में मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है 158 AMU, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाता है इक्विवेलेंट वेट बताइए इसका। इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिएगा इक्विवेलेंट वेट जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, या इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते थे, तो वो अलग अलग होता था। एसिड का इक्विवेलेंट मास अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बेस का अलग करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अलग करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का अलग करते हैं, सॉल्ट का अलग करते हैं, आयन का अलग करते हैं, एलिमेंट का अलग करते हैं। तो सबका इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास जो है, हालांकि मैं वेट और मास को बराबर कह रहा हूं, जबकि टेक्निकली दोनों बराबर नहीं होते, लेकिन केमिस्ट्री के रेफरेंस में हम दोनों को इक्वल कह सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट इसका कितना होगा, तो देखिएगा KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो आपको क्या करना है, उसका मॉलिक्यूलर मास लिखना है जितना भी होता है, या मॉलिक्यूलर वेट लिखना है। और मॉलिक्यूलर वेट लिखने के बाद आपको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने की वो ट्रांसफर कर रहा है। अब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो वो आपको पता लगेगा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट से। यहां पर जो KMnO4 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहां से Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगा प्लस का 7, और यहां जो Mn है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 4। इस तरीके से देखिएगा इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 से +4 हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर जो Mn है वो +7 में है, वो कन्वर्ट हो रहा है प्लस के 4 में। तो +7 को +4 में कन्वर्ट करना है तो बताइएगा क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसे 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन दैट रिएक्शन इज 3। अब अगर आपको इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है या इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए इसका जो मॉलिक्यूलर मास है या मॉलिक्यूलर जो वेट है वो कितना है 158 है। इसमें किसका डिवाइड लगाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने का ट्रांसफर्ड हो रहा है 3 का डिवाइड लगा दीजिएगा। और जब आप इसके अंदर 3 का डिवाइड लगाएंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद में 8 में भाग 3 दूनी 6, फिर कितना बचेगा 2, 52.6 होता चला जाएगा इक्विवेलेंट वेट। इस तरीके से हम इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। और एग्जाम में पूछा यही जाता है कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उस न्यूट्रल मीडिया में या न्यूट्रल सॉल्यूशन में आप कैलकुलेट करके बताइए कि जो KMnO4 है उस KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 52.6 होता है। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन मिली है ये नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे को ऑक्सीडेशन करेंगी। किस तरीके से ऑक्सीडेशन करेंगी तो ये हमने कहीं सीखा हुआ है इन प्रीवियस क्लास K2Cr2O7 में देखा है। नेसेंट ऑक्सीजन जो होती थी वो जाकर ऑक्सीडेशन करती थी, वो अभी आगे हम इसे सॉल्व करेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया है। अब आता है इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। इन अल्कलाइन सॉल्यूशन अब आता है इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। अल्कलाइन सॉल्यूशन में भी एक मिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और कितनी नेसेंट ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करवाता है वो देखिएगा बाय रिएक्शन हम समझेंगे। अगर आपके पास KMnO4 है और मीडिया जो है वो अल्कलाइन है तो अल्कलाइन मीडिया मान लीजिए KOH में आपने डिजोल्व किया हुआ है, या लीजिए KMnO4 है और अल्कलाइन मीडिया है। तो देखिएगा अल्कलाइन मीडिया में क्या होता है बेटा, कुछ ऐसे हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिएगा क्या होगा, अगर मेरे पास में मैं एक और KMnO4 लिखूं, ले लीजिए, तो क्या होगा, एक और KOH अल्कलाइन मीडिया है, उसमें होता क्या है, उसमें देखिएगा क्या होगा, ये जो पोटेशियम है ये पोटेशियम इसके साथ ही जाकर के बॉन्डेड हो जाता है और इसके साथ ही जाके बॉन्डेड होगा जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो पोटेशियम है ये भी इसके साथ जाके बॉन्डेड हो जाता है जिससे ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा K2MnO4 में। अब बच क्या गया है, अब आप देखेंगे तो आपके पास बच गया है 2 OH और ये जो दोनों के दोनों OH है ये आपस में रिएक्ट करेंगे जिससे एक वाटर का फॉर्मेशन होगा। एक वाटर मॉलिक्यूल कहाँ चला जाएगा, बाहर। और क्या बच गया, अब बच गई आपके पास में ये एक ऑक्सीजन जो कि एक नेसेंट ऑक्सीजन होगी। अब आपको ये भी याद रखना है कि जो न्यूट्रल मीडिया था उसके अंदर 3 नेसेंट ऑक्सीजन वहाँ पर मिली थी, जबकि यहाँ पर केवल कितनी नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है, एक ही नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है। ये हो गया है इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर भी KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो यहाँ से मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, एक ही मिलते हैं। अब अगर यहाँ पर आपको कहा जाए कि नहीं, यहाँ पर आप इसका इक्विवेलेंट जो मास है वो कैलकुलेट करके बताइए कि यहाँ से इसका इक्विवेलेंट जो वेट है वो कितना होगा। अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ से इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करके बताइए तो आपको वहाँ से मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास लिखना पड़ेगा और डिवाइड किसका लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 158। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताइएगा, इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं। अब ऐसे पता लगेगा नहीं कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो आपको लिखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, किसी भी एक का कैलकुलेट कर लीजिएगा, प्लस का 7। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर प्लस का 6। तो बताइएगा +7 से +6 में कन्वर्ट होना है। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो Mn है दैट Mn प्रेजेंट इन +7 और
it should be converted into Mn+6, then you tell me how many electrons will required. तो आप समझ सकते हैं +7 को +6 में कन्वर्ट करना है, देन 1 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिससे +6 चार्ज आपका बच जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो रहा है, 1 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 158, उतना का उतना ही आ जाएगा। इसका मतलब इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, इन अल्कलाइन सॉल्यूशन या अल्कलाइन मीडिया के अंदर केवल एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, और इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसी के इक्वल होता है। दैट्स राइट। अभी हमने देखा KMnO4 का, KMnO4 जो था उसका मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करूं या मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो वो 158 था। मैंने इसका इक्विवेलेंट वेट देखा, कौन से में देखा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कितना निकल के आया था, 52.6 निकल के आया था। अभी अगर मैं इसका इक्विवेलेंट वेट देखूं, लेकिन किस में देखूं, अल्कलाइन सॉल्यूशन में, अल्कलाइन में कितना आया है, 158 आया है। दैट्स राइट। अब आगे सुनेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, रिड्यूसिंग एजेंट, अगर क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट भी प्रेजेंट है तो क्या होता है, फिर ये जो K2MnO4 बना है ना, पोटेशियम मैग्नेट, ये अगेन क्या हो जाता है, अगेन जो है ये रिड्यूज हो जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यू नो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, रिड्यूज हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूज हो जाएगा, और फिर से रिड्यूज होगा तो देखो क्या बन जाएगा, दैट इज K2MnO4, दैट इज K2MnO4। फिर से क्या हो जाता है, ये रिड्यूज हो जाता है, ठीक है ना। क्या से रिड्यूज हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर फिर से रिड्यूज हो जाएगा। क्या होगा, यहां से देखिएगा क्या होगा, K2MnO4 है, K2MnO4, कितने K2MnO4 है, 2 है ना, बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं, देखिएगा क्या हो जाएगा। होगा ये कि यहाँ से जो एक ऑक्सीजन है वो इसके पास आ जाएगी, जिससे ये 2 OH बन जाएंगे, और 2 ही यहाँ से K, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, 2 KOH। सेम उसी तरीके से एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी, जिससे क्या बन जाएगा, OH और OH, और दोनों के दोनों पोटेशियम, तो 2 और KOH। ले लीजिए, तो टोटल कितने KOH बन गए, 4 KOH बन गए। अब क्या होता है, ये Mn इस O के साथ O2 और ये Mn भी O2, इस तरीके से 2 क्या बन जाते हैं, MnO2। बच क्या गया है, यहाँ Mn4 था, Mn4 से एक ऑक्सीजन यहाँ आ गई और MnO2 बन गया, तो ऑब्वियसली एक ऑक्सीजन यहाँ बची है और एक यहाँ बचेगी। ये दोनों की दोनों जो ऑक्सीजन होती हैं ये होती हैं नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में। तो इस तरीके से अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो पोटेशियम मैग्नेट बना होता है ये अगेन रिड्यूज हो जाता है, किस में रिड्यूज हो जाता है, MnO2 में, जिससे फिर से 2 नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाती हैं। अगर आपको कहा जाए कि नहीं बैलेंस इक्वेशन बताओ, अब आप अल्कलाइन मीडिया जो है इसमें बैलेंस इक्वेशन क्या होगी, तो आप देखेंगे इसमें जो बैलेंस इक्वेशन होने वाली है वो बैलेंस इक्वेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो समझ करके। क्या बैलेंस इक्वेशन आ गई है, देखिएगा बैलेंस इक्वेशन निकालनी है तो आप सारी इक्वेशन को ऐड कर दीजिएगा। जब सारी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये भी इक्वेशन थी, ये भी थी, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों रिएक्टेंट को ऐड कर दीजिए, दोनों प्रोडक्ट को ऐड कर दीजिए, जो कैंसल्ड हो सकता है उसे कैंसिल कर दीजिए। तो अब ये दोनों के दोनों K2MnO4 इधर के प्रोडक्ट से कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों KOH इधर से कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। एक जो वाटर है ये एक वाटर से कैंसल्ड आउट हो जाएगा। ले लो बैलेंस इक्वेशन क्या आ गई, दोनों रिएक्टेंट को ऐड कर दीजिए, क्या आ गया है 2KMnO4, 2KMnO4 आ गया है। रिएक्टेंट में कुछ और है नहीं, कुछ और है नहीं, यहाँ केवल एक वाटर बचा है रिएक्टेंट में, एक आ जाएगा यहाँ से वाटर। दैट्स राइट। बन क्या गया है यहाँ से, सॉरी गलत क्या कर दिया, ये 2 KOH है, ये इन 2 से कैंसल्ड आउट हो गया, अभी 2 KOH बचा हुआ है, ठीक है ना। तो 2 क्या बच जाएगा KOH
और 1 और 1 2 क्या बन जाएगा MnO2 और 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन थ्राइस बन जाएगी नेसेंट ऑक्सीजन। इस तरीके से हम ये बैलेंस इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन ये इक्वेशन कब होगी? ये तो तब होगी जब रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होगा, इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट नहीं है ना तो फिर एल्कलाइन मीडिया में बस केवल यही रिएक्शन होती है और एक ही नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, दैट इज एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी है, और वो क्या याद रखना है कि KMnO4 का ये जो एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, KMnO4 का जो एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है जो कि एक मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहा जा सकता है इसे, इसी को ही क्या कहा जा सकता है? बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं? बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। एल्केलाइन KMnO4 का सॉल्यूशन, और वो भी डाइल्यूट वाला, डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। KMnO4 का डाइल्यूट एल्कलाइन सॉल्यूशन जो होता है, KMnO4 का डाइल्यूट एल्कलाइन जो सॉल्यूशन होता है, ये किसकी तरह बिहेव करता है? बेयर्स रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। बेयर्स रिएजेंट क्या होता था? ऐसा कहीं हमने 11th क्लास में कहीं पढ़ा है। बेयर्स जो रिएजेंट होता है वो क्या होता था? एल्कलाइन KMnO4 का सॉल्यूशन होता है डाइल्यूट वाला, और ये कौन से कलर का होगा? क्योंकि KMnO4 कौन से कलर का है? पर्पल कलर का होता है, दैट इज बेयर्स रिएजेंट। काम कहाँ आता था बेयर्स रिएजेंट? आपको याद होना चाहिए, बेयर्स रिएजेंट जो यूज होता है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कहाँ यूज होता है? इन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, इन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन इन हाइड्रोकार्बन्स। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन हाइड्रोकार्बन्स में अनसैचुरेशन का टेस्ट करने में काम आता है कि कोई हाइड्रोकार्बन अगर आपको दिया जाए, अननोन हाइड्रोकार्बन है, आपको पता नहीं वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो हम कैसे टेस्ट करेंगे उसे बेयर्स रिएजेंट की हेल्प से टेस्ट कर लेंगे। क्या काम करेगा बेयर्स रिएजेंट? अभी हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। क्या काम करने वाला ये बेयर्स रिएजेंट, किस तरीके से समझ सकते हैं, क्या होगा देखिएगा। अगर आपको जो हाइड्रोकार्बन दिया ये हाइड्रोकार्बन, अब आपको इसमें किसका टेस्ट करना है? अनसैचुरेशन का टेस्ट करना है। हाइड्रोकार्बन, मान लीजिए मैंने हाइड्रोकार्बन दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बताइए इसमें कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड इट इज कंसिडर्ड एज अनसैचुरेटेड, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अब जैसे ही आप इसके अंदर क्या डालेंगे? बेयर्स रिएजेंट डालेंगे। बेयर्स रिएजेंट तो होता क्या है एक्चुअल में? बेयर्स रिएजेंट तो क्या था? जो KMnO4 था उस KMnO4 का एल्कलाइन सॉल्यूशन है डाइल्यूट वाला। तो इस सॉल्यूशन से होगा क्या? KMnO4 को जब KOH में डिजोल्व करोगे तो बताओ एक क्या मिलने वाली है? नेसेंट ऑक्सीजन मिलने वाली है। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या काम करेगी? वो देखेगा क्या काम करेगी। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी? बेयर रिएजेंट के अंदर क्या है? जो बेयर रिएजेंट तुमने डाला है उसके अंदर वाटर है और ये नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन एंटर कर जाएगी इस वाटर में, जिससे क्या बन जाएगा? ये वाटर था उसमें एक ऑक्सीजन एंटर कर गई है, जिससे 2 OH का फॉर्मेशन हो गया, और ये दोनों के दोनों OH आकर के क्या करेंगे? यहाँ से इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एक OH इस पर और एक OH इसके ऊपर बॉन्डेड हो जाएगा, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा? CH2 एक जो OH है बॉन्डेड ऑन दैट एंड एक इसके ऊपर, ये लीजिए एथाइलिन ग्लाइकोल बन जाएगा। और जैसे ही ये रिएक्शन होगी, रिएक्शन होते ही इसकी जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके डिसअपियर हो गई है, और डिसअपियर होते ही KMnO4 का जो अल्कलाइन सॉल्यूशन था बेयर रिएजेंट, ये कौन से कलर का था? पर्पल कलर का था। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन डिसअपियर हो गई है यहाँ से, इसका जो पर्पल कलर है वो भी क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपका हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड है, पाई बॉन्ड है, तो वो क्या करेगा? वो इस तरीके से उसकी जो नेसेंट ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, जिससे उसका जो पर्पल कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। बाई चांस जो हाइड्रोकार्बन है, अगर यही हाइड्रोकार्बन कैसा होता? सैचुरेटेड होता। सैचुरेटेड होने का मतलब पाई बॉन्ड नहीं होता। पाई बॉन्ड नहीं होता तो वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, और इसके साथ रिएक्ट नहीं करता तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये डिसअपियर नहीं होती, और ये डिसअपियर नहीं होती, इसका मतलब इसका जो पर्पल कलर है वो मेंटेन रहता। आ रही है बात समझ में? तो ये मेंटेन रहेगा।
तो इस तरीके से जो बेयर रिएजेंट होता है उसकी हेल्प से हम किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर अनसैचुरेशन को टेस्ट करते हैं। अगर अननोन जो हाइड्रोकार्बन है, इफ अननोन हाइड्रोकार्बन डिसअपियर द पर्पल कलर ऑफ KMnO4, अगर उसके पर्पल कलर को वो क्या कर देता है, डिसअपियर कर देता है, इसका मतलब अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट इन गिवन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। और अगर वो इसके पर्पल कलर के साथ में कोई चेंजमेंट नहीं करता है, पर्पल कलर जो है वो एज इट इज रहता है, इसका मतलब नो अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट इन गिवन हाइड्रोकार्बन, उसमें कोई अनसैचुरेशन नहीं है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। ये हो गया है इन एल्केलाइन सॉल्यूशन। एल्केलाइन सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग नेचर। उसके बाद में अब जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इन एसिडिक सॉल्यूशन। अब जो है वो है इन एसिडिक सॉल्यूशन। देखिएगा एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इन एसिडिक सॉल्यूशन अगर आपके पास में KMnO4 है और अगर आपने यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन या एसिड डाला, जस्ट लाइक मान लीजिए आपने H2SO4 डाला, तो H2SO4 डालते ही होता क्या है, देखिएगा क्या होगा। यहाँ से अगर रिएक्शन को बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए मुझे एक और KMnO4 लेना पड़ेगा। अब क्या होता है, यहाँ से दोनों के दोनों जो पोटेशियम है ये दोनों यहाँ से सल्फेट के साथ में क्या कर देते हैं, पोटेशियम सल्फेट बना देते हैं। अब ये जो Mn है ये क्या करता है, तो उसके लिए मुझे एक और SO4 लेना है, तो ये मैग्नीज इस सल्फेट के साथ मिलके MnSO4 मैग्नीज सल्फेट, और ये जो Mn है तो उसके लिए मुझे एक और H2SO4 लेना है, ये अनादर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके एक और MnSO4 बना देता है। ये लीजिए सब ने अपना अपना सल्फेट बना लिया, पोटेशियम ने पोटेशियम सल्फेट बना लिया, मैग्नीज ने मैग्नीज सल्फेट बना लिया है। अब बचे कौन हैं, अब जो बचने वाले हैं वो बचने वाले हैं हाइड्रोजन्स। ये हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ, ये दूसरी ऑक्सीजन के साथ और ये तीसरी ऑक्सीजन के साथ, तो कुल मिलाकर के 3 किसका फॉर्मेशन होने वाला है, वाटर का। ऑक्सीजन थे कितने, 4 and 4 8 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन डिसअपियर विद फॉर्म ऑफ वाटर, 3 ऑक्सीजन चले गए वाटर के फॉर्म में, तो फिर कितने ऑक्सीजन बच गए, 5। तो यहाँ पर 5 जो ऑक्सीजन है वो होते हैं नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में, 5 ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में होते हैं। ये लीजिए ये हो गया है इन एसिडिक सॉल्यूशन। अब आपको याद होना चाहिए कि KMnO4 जो था वो न्यूट्रल मीडिया के अंदर कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता था, न्यूट्रल मीडिया में 3 नेसेंट ऑक्सीजन होती थी, अल्कलाइन मीडिया में 1 नेसेंट ऑक्सीजन, रिड्यूसिंग एजेंट है तो बाद में 3 हो जाती थी, और एसिडिक मीडिया के अंदर देखिएगा 5 नेसेंट ऑक्सीजन। कहाँ पर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कराई है इसने, एसिडिक के अंदर, इसलिए एसिडिक मीडिया में या एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ये कैसा होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दैट्स राइट। अब एक बार इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी चेक कर लीजिएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7, और यहाँ कितना है मैग्नीज सल्फेट में, तो आप जानते हो सल्फेट -2 तो Mn होगा +2, तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +2। इसका मतलब Mn +7 converted into M1 +2, how many electrons required here for this completion of this reaction, तो you know 5 electrons required for completing this reaction. It means 5 electron transferred in that reaction. It means in acidic media KMnO4 converted into manganese sulfate, then 5 electron transferred in that reaction. If we calculate the equivalent weight of KMnO4 in acidic solution, we know equivalent weight is equal to molecular weight upon number of electron transferred. Molecular weight is 158 upon number of electron transferred. How many electron transferred here? You know 5 electron transferred here, divided by 5. What obtained? 3, 1, 6. So what is the equivalent weight of KMnO4 in acidic media? In acidic media equivalent weight is 31.6. Equivalent weight in acidic media is equal to 31.6। तो देखिएगा KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट तो 158 ही होता है, बट इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो अलग अलग मीडिया में अलग अलग होता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ पर होता है, ये इन एसिडिक सॉल्यूशन में ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
क्या आप बैलेंस इक्वेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा? बैलेंस इक्वेशन होगा 2KMnO4 प्लस में हाउ मैनी H2SO4 रिक्वायर्ड हेयर? 1 2 3 H2SO4 रिक्वायर्ड हेयर. What will formed? One is K2SO4 and second is 2MnSO4 and 3 water and 5 नेसेंट ऑक्सीजन. अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन आ गई हैं, इन नेसेंट ऑक्सीजन के कारण से क्या होगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो बताइएगा ये क्या करेगा? तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, अल्कलाइन मीडिया वाली और एसिडिक मीडिया वाली और न्यूट्रल मीडिया वाली, ये क्या करते हैं? बहुत सारे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको ये अलग अलग कंपाउंड्स में ऑक्सीडाइज कर देते हैं. तो अब हमें इनकी कुछ जो केमिकल रिएक्शंस है ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाली वो डिस्कस करनी है. These are discussed in next lesson.